डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का हिंदी का मिड टर्म का पेपर दिखा रहा हूँ। ये लास्ट ईयर का है। इस वीडियो में मैं आपको ना पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और उसकी आंसर की दिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसमें जो व्याकरण है ना, ग्रामर, वो आपको समझा दूंगा। देखो, पिछली बार का जो सिलेबस है और इस बार का जो सिलेबस है वो सेम ही है। मिड टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जो टिक लगे हुए ना, ये वाले टिक मत देखना, ठीक है। वैसे मैं आंसर इसके बता रहा हूँ। इसका अध्यापक है, ओके, इसका जो है डायनामो है। तो आप ना आंसर की ही देख लेना और फिर आप आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आपको ग्रामर यानी कि व्याकरण समझा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ना आप पहले खुद आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। आप खुद आंसर देने की कोशिश करना। जैसे मैंने आपको जो पैसे दिखाई है, ये उसके आंसर हैं, ओके। तो अब हम व्याकरण कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको इसको छोटा करके दिखा देता हूँ ताकि आप आराम से इसे देख पाए। अब हम ना व्याकरण करेंगे और आप आंसर अपने आप बताइएगा, ठीक है। देखते हैं कितने सही निकलते हैं आपके। विनय विद्यालय गया और पुस्तक ले आया। रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताने हैं। तो वाक्य के भेद तीन होते हैं, ठीक है। एक होता है सरल वाक्य, जिसमें एक बात सिंपल कही जाती है। संयुक्त में और, तथा, या, किंतु, परंतु लग जाता है। और मिश्रित में क्या होता है, एक प्रधान होता है और दूसरा आश्रित होता है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो है रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद है। तो यहाँ पर और लिखा आ गया, तो ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिश्र वाक्य, इनमें से कौन है। तो देखिए, जो मिश्र वाक्य होता है ना, उसमें एक आश्रित होता है और दूसरा हिस्सा उसका प्रधान होता है। और मिश्र वाक्य की पहचान ऐसे होती है कि अगर लाइन में की लिखा है, जो लिखा है, जब जब लिखा है, जैसे जैसे लिखा है, तो हम समझ जाते हैं कि वो मिश्र वाक्य है। तो यहाँ पर लिखा है, जो व्यक्ति मेहनती होते हैं वे सदा सुखी होते हैं। मतलब सुख होना या सुखी होना किसके डिपेंड है, किस पर डिपेंड है, जो मेहनती है, ठीक है, उन पर ही डिपेंड है। तो इसका आंसर क्या है, ख। फिर नेक्स्ट है आपने मेहनत किया और सफल हो गए। इसमें मिश्र वाक्य आपको बताना है कि इसका मिश्र वाक्य कैसे बनेगा। तो आपको इसमें एक प्रधान और दूसरा जो है आश्रित कर देना है। मतलब आपको दिखाना है कि मेहनत करने वाला ही सफल होगा। तो कौन सी लाइन है जो इस बात को बता रही है। आप देखेंगे पहली लाइन में आप इसलिए सफल हो गए क्योंकि आपने मेहनत किया, इसलिए इसका आंसर का होगा, ठीक है। अब बाकी सारे सिंपल बात में बोले गए हैं, तो इसलिए बाकी कोई आंसर नहीं है। क्लियर हो गया आपको। फिर नेक्स्ट है मैंने देखा कि एक खरगोश रेंगते हुए घास में छिप गया। अब इसका उपवाक्य बताना है। देखो, मैंने आपको रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद बताए थे। पहला आपको बताया था सरल होता है, दूसरा मैंने आपको बताया संयुक्त होता है, तीसरा मैंने आपको बताया मिश्रित होता है। और आपको मैं बता दूं कि जो मिश्रित वाक्य होता है उसी के अंदर तीन उपवाक्य होते हैं। तो पहला होता है संज्ञा, और अगर कोई बच्चा जैसे जानता है ना, वो कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकता है, ठीक है। संज्ञा, दूसरा होता है विशेषण और तीसरा होता है क्रिया विशेषण। अगर पूरी लाइन में की लिखा हुआ देख लो तो आप समझ जाना कि वो संज्ञा वाक्य है। अगर जो लिखा आ जाए तो वो विशेषण है, जब जब जैसे जैसे तो वो क्रिया विशेषण है। बाकी कुछ और भी कंडीशन होती है, हमें देखना पड़ता है कि वो क्रिया की विशेषता बताने वाला है या संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला है। तो अगर संज्ञा और सर्वनाम की बताने वाला होता है तो उसे विशेषण कहते हैं, और अगर क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब इस चौथे क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा उपवाक्य है। तो मैंने आपको बताना है की लिखा आ गया, और जब की लिखा आ गया तो वो कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य।
ये इसका आंसर नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मिश्र वाक्य कौन होगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें कि, जो, जैसे जैसे, जब जब, एक प्रधान और दूसरा आश्रित होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, खा होगा। परंतु वाला संयुक्त होता है, इसलिए इसका आंसर गा नहीं होगा। समझ में आ रहा ना आपको। तो इसका आंसर क्या है, ख। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, वाच्य आपको बताने हैं। तो मैं आपको डियर बता दूं, वाच्य जो है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला कर्मवाच्य, दूसरा कर्तृवाच्य, एक मिनट, कर्तृवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। तो कर्मवाच्य में अगर हमें पहचान करनी है, तो अगर पूरी लाइन में द्वारा लिखा आ गया, कुछ ऐसे भी होते हैं जिसमें द्वारा नहीं लिखता, लेकिन वहां पर हमें वो पैसिव फॉर्म की में मिल जाता है, तो हम पता लगा लेते हैं, ठीक है। वो आपको प्रैक्टिस करने पे अपने आप ही लाइन पढ़ते ही पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी सिंपल में कर्म में द्वारा लगता है। जो कर्तरी होते हैं वो सिंपल बात होती है, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, तुम लिखते हो, तुम सोचते हो। जबकि कर्म में क्या होता है, मेरे मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा खाया जाता है, इस तरीके से। और भाववाच्य में क्या होता है, ज्यादातर जो भाववाच्य होते हैं ना, वो नेगेटिव फॉर्म में आते हैं, पर ये मत सोचना कि हमेशा ही वो नेगेटिव या ऋणात्मक होंगे। वो भाव प्रकट करने वाले होते हैं, जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, ये भी भाववाच्य है। मुझसे पढ़ा जाता है, तो ये भी भाववाच्य है। तो आपसे पूछा है, मैंने पुस्तक पढ़ी, तो ये कौन सा वाच्य है। आप डियर, वाच्य मैंने आपको बता दी, जब सिंपल बात बोली जाती है तो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं, ठीक है। क्या क्या है ये, कर्तृवाच्य। फिर नेक्स्ट है, उन्होंने सारे काम कर दिए। उन्होंने सारे काम कर दिए, इसने बोला इसका कर्म वाच्य बनाइए। तो मैंने क्या कहा था आपको कि जो कर्म वाच्य होते हैं उनमें द्वारा लगा होता है। आप देखो, द्वारा तो इसमें भी लगा है, द्वारा तो इसमें भी लगा है, लेकिन एक बात याद रखना, द्वारा लगा है तो ये भी ध्यान रखना कि सेंटेंस सेम टेंस में होना चाहिए। अगर वर्तमान काल है तो वर्तमान, भूत है तो भूत, भविष्य है तो भविष्य, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, उन्होंने सारे काम कर दिए, तो इसका आंसर होगा उनके द्वारा सारे काम कर दिए गए, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ठीक है, उसी टेंस में आंसर देना पड़ता है। फिर नेक्स्ट है, मैं गा नहीं सकता। मैं गा नहीं सकता, तो इसमें आपको भाववाच्य में बदलना है। तो मुझसे गाया नहीं जाता, तो यहां पर आंसर हो जाएगा मुझसे गाया नहीं जाता। अब उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाओ, कर्तृवाच्य वाला वाक्य छाटिए। तो कर्तरी कौन सा होता है, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं। तो यहाँ द्वारा लिखा है, कट गया, द्वारा लिखा है, कट गया, ठीक है। अमित ने किताब पढ़ी, कविता अमित, ये भी द्वारा कट गया, तो बचा क्या, का। तो आप पहले काट ला करो और उसके बाद आप पता लगा लोगे आसानी से। फिर नेक्स्ट है, भाववाच्य का उदाहरण दीजिए। तो भाववाच्य में क्या होता है, जहां पर भाव प्रकट किया जाता है। तो कल घूमने चला जाए, इस तरीके से, ये तो सिंपल है। कल घूमने चले, आओ घूमने चले, कल घूमने चलते हैं। कल घूमने चला जाए, तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो भाववाच्य होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा पद परिचय। तो देखिए, पद परिचय आप तभी कर पाओगे जब आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, काल, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये सब आपको अच्छे से आता हो। क्योंकि तभी आप जो है बता पाओगे कि जिस लाइन को, मतलब जिस शब्द को अंडरलाइन किया गया है वो शब्द क्या है, ठीक है। जैसे आगरा लिखा है, हम लोग आगरा जा रहे हैं, तो आपको बिना देखे पहले ये पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से व्याकरण में आता है। आगरा लिखा है, तो आगरा एक जो है जगह का नाम है, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। फिर उसके पता लगाओ यहाँ पर है लिखा है, तो ये क्या है, वर्तमान काल है, ठीक है।
और आगरा एक ही है तो इसलिए एक वचन है। आगरा अच्छा लगती है या आगरा अच्छा लगता है? आगरा अच्छा लगता है इसलिए पुल्लिंग है। ठीक है। और हम लोग आगरा जा रहे हैं तो कर्म है, ये क्या है? कर्म कारक। तो अब आप देख लो इनमें से कौन सा आंसर है जो मैंने बोला उसको इंडिकेट कर रहा है। तो देखो सबसे पहले मेन बात है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो ये जातिवाचक कट गया, इसे हटा दो। ठीक है। और इसकी खास बात क्या है? ये कारण नहीं है, कर्ता कारक हो नहीं सकता, बचा क्या? कर्म कारक। कर्ता तो शुरू वाले को बोलते हैं ना। इस तरीके से आप काट कर बहुत इजीली कर सकते हैं अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। फिर नेक्स्ट है प्रतिभा कलम से पत्र लिखती है। अब पत्र को देखो ये क्या क्या है। देखिए पत्र जो है ये जो मैंने अभी तक कराया उसके आंसर है। ठीक है। देखिए जो पत्र है ना वो क्या है? पत्र जो है जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक। पत्र एक है, एक वचन है। पहले देख लो कि जातिवाचक के अलावा कोई और तो नहीं है, ये लिखा है तो इसे काट दो। समझ में आ रहा है? और अब प्रतिभा है, शुरू में तो नहीं है, ये कर्ता कारक हो नहीं सकता, ये भी कट गया। ठीक है, आराम से देखो। और ये वीडियो आपको काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, आपको और ग्रामर की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। फिर भी ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, और देखो जितनी नॉलेज मिल सकती है गेट करो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात आप? तो अब प्रतिभा कलम से पत्र लिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर पत्र आ रहा है। ठीक है, पत्र को बोल रहे हैं यहाँ पर, तो कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो अब देखो पत्र को लिखती है, बन रही है नहीं बन रही लाइन? प्रतिभा कलम से पत्र को लिखती है, पत्र लिखते बात एक ही है ना। तो को किस में आता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म में आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? का हो गया। कर्ण नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कर्ण में क्या आता है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से। अगर कलम के नीचे लिखा होता अंडरलाइन तो हम कर्ण कारक बोल सकते थे। कारक अच्छे से कर लेना बच्चों। अब नेक्स्ट है तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोग पे डाला हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए कि तुम सर्वनाम का कौन सा भेद है। अब सर्वनाम के आपको छह के छह सारे भेद अच्छे से आने चाहिए, तभी तो आप कर पाओगे। प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक, हाँ या ना? सारे के सारे आपको पता होना चाहिए। तो तुम किसके अंदर आता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये तो हमें पता है कि सर्वनाम है ये, हाँ या ना? तो यहाँ पर इन्हें संज्ञा ली थी, ये लाइन कट गई। अब तुम किसका पार्ट है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। तो पुरुषवाचक तीनों में लिखा है, और तुम लोग बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो बहुवचन है। अब तुम किस में आता है? देखो जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके तीन भेद होते हैं, या तीन प्रकार कह लो। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि तुम किसके अंदर आता है। तुम आता है मध्यम पुरुष में। ठीक है, और शुरू में लिखा तो कर्ता कारक है। तो देखो एक, दो, और यहां देखो तीन, तीनों अलग अलग लिखे हैं। तो जिस बच्चे को ग्रामर व्याकरण अच्छे से आएगी वही तो कर पाएगा, इसलिए आप थोड़ी सी प्रैक्टिस उसके ऊपर करो। इसका आंसर क्या आ गया? ग। और कमेंट में मुझे बताना कि प्रथम पुरुष में और अन्य पुरुष में क्या क्या आता है, मतलब वह, मैं, किस किस में आते हैं, ये मुझे आप कमेंट करके बताना। ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। फिर यह प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का संगम है। अब प्रयागराज पर आपको बताना है कि क्या है। देखिए जो प्रयागराज है ना वो एक नाम है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक हो तो जातिवाचक तो कट गया ना। अब प्रयागराज अच्छा लगता है या अच्छा लगती है? लगता है, तो पुल्लिंग वाला अब तीनों में पुल्लिंग लिखा है। अब प्रयागराज एक है, ये बहुत सारे एक है, यानी कि ये कट गया। अब देखो प्रयागराज में लिखा है, क्या लिखा है? में। और कारक के भेद में कब आता है? अधिकरण कारक में। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, है ना? संबंध कारक का, की, के, फिर अधिकरण कारक जिसमें में और पर आता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ग हो गया। आ गया समझ में? फिर हुर्र, हमने मैच जीत लिया। अब हमने आ गया। अब ये पता है सर्वनाम है। अब सब में सर्वनाम लिखा है, सब में लिखा है पुरुषवाचक।
अब हमने सबको पता है कि हमने जो है वो बहुवचन है, तो एक वचन वाला कट गया। अब ध्यान सुनो, देखो कितनी बड़ी हिंट मिलेगी। जब एक वचन कटा तो उसमें मध्यम पुरुष था, ठीक है, तो मध्यम पुरुष वाला भी काट सकते हैं। अब हमें पता लगाना है, अब हमें पता है हमने शुरू में तो कर्ता कारक है, अब ये पता लग जाए कि प्रथम पुरुष में क्या आता है और अन्य पुरुष में क्या आता है। मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था, अब आपको यहाँ पे आंसर पता लगी क्या? जो हमने आता है, मैं आता है, वो आता है प्रथम पुरुष में, तो इसका आंसर क्या आएगा? खा। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, तो इसका आंसर क्या होगा? खा। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, आपको अलंकार बताने हैं। तो अलंकार में आपको जो जो आपके सिलेबस में आ रहे हैं मैं आपको बता देता हूं। आपके सिलेबस में एक आ रहा है उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, एक आ रहा है अतिशयोक्ति अलंकार, और एक आ रहा है आपके श्लेष अलंकार, और एक आ रहा है मानवीकरण अलंकार। ये चार ही आ रहे हैं आपके सिलेबस में। चारों के बारे में हिंट बता देता हूं, आप यूं ही पूरा पेपर कर लेंगे इसका भी। देखो, अगर पूरी की पूरी लाइन में उत्प्रेक्षा की बात कर रहा हूं, जानो, मानो, मनहू, ज्यो, ये शब्द आ जाए तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति का मतलब होता है जब हम बढ़ा चढ़ाकर किसी बात को बोलते हैं, और श्लेष का मतलब होता है जब वाक्य में एक शब्द आता है और उसके एक से ज्यादा अर्थ होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मंगन को देख पट देती बार बार, ठीक है। जैसे जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, तो यहाँ पे एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब है, और जब एक शब्द के एक से ज्यादा मतलब होते हैं उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। फिर होता है मानविक अलंकार, जो काम इंसान करता है अगर वही काम मनुष्य के जो काम हो रहे हैं वो अगर प्रकृति में दिखाते हैं तो उसे हम मानविक अलंकार कहते हैं। जैसे मेघ आए बन के ठन के सवर के, सुन रहे हो? जैसे मेघ आए बड़े बन के ठन के संवर के, तो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानविक अलंकार हो जाएगा। जब, ठीक है, जैसे फूल मुस्कुरा रहे हैं, अब मुस्कुराता तो इंसान है ना, और हम इंसान वाले काम प्रकृति में बता रहे हैं, तो वो मानविक अलंकार होता है, ठीक है। तो जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। फिर नेक्स्ट है मिटा मोद मन भय मलिन ने विधि निधि दिन लेत जनु छीन। देखो जनु आ गया, और जब जनु जानो मनु मनो आ जाए तो कौन सा अलंकार होगा? वो उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। हालांकि माँ 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 भी आ रहा है, अनुप्रास भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा। मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, कणत सात ही म्यानते असिरिपु तनते प्राण। अब यहां पर मतलब बहुत ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया गया। तो जब बड़ा चढ़ा के किसी बात को बोला जाता है तो उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और यहां पर जब इंसान वाले जो काम है अगर मनुष्य करता है तो उसे बोलते हैं मानविक अलंकार। और यह जहां मानवेतर प्राणियों या जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का आरोप होता है, लिखा है ना, जड़ पदार्थों पर जब मानवीय भावनाओं का आरोप होता है तो कौन सा अलंकार कहलाता है? मानवीकरण अलंकार। तो दोनों का आंसर मानवीकरण है। एक बार सबके आंसर दोबारा बता देता हूँ। इसका डियर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार पहले का। इसमें जनु आ गया इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है इसमें। और यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार है। और यहाँ पर प्रकृति में मानव जो मनुष्य है इसके गुण दिखाए जा रहे हैं, तो दोनों में मानविक अलंकार है, ठीक है। तो बाकी आप पास ही जाइए, मैं आपको एक बार आंसर दिखा दूं। तो जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आप मैच भी कर सकते हैं, ये आंसर ही ऑफिशियल आंसर की थी, ठीक है। तो अब ये पैसेज है और कौन कौन से क्वेश्चन वगैरह आए हैं ना लास्ट ईयर, आप आराम से देख सकते हैं। ये टिक जो लगे इस पर ध्यान मत देना, ठीक है, गलत भी हो सकते हैं। तो ऑफिशियल आंसर की जरूर देख लेना।
आपने ट्राई करना। देखो कौन कौन से क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, ये सारे आप देख सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जैसे हिंदी की अगर आप कोई वीडियो देखना चाहते थे ईमेल वाली, तो ईमेल लिख के चैनल का नाम लिख दो, ASC स्टार्टर। हिंदी की बहुत सारी वीडियोस बना रखी है मैंने, ठीक है। पत्र कैसे लिखे ये भी बना रखी है, पत्र लिख के ASC स्टार्टर लिखोगे तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो देख सकते हैं, ठीक है। विज्ञापन की भी वीडियो बना रखी है, आप विज्ञापन लिख के ASC स्टार्टर लिखेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके का पेपर आपका रहने वाला है, दोनों में से आपको एक करना होगा, ठीक है। या बधाई संदेश लिखो या विज्ञापन लिखो, यहाँ पर सौवित मतलब अपना बायोडाटा लिखो, या यहाँ पर आपको ईमेल राइटिंग लिखनी है, यहाँ पर आपको पत्र लिखने के लिए कहा गया, ठीक है। समय के सर्वोत्तम उपयोग करने की सलाह देते हुए अपने मित्र को पत्र, तो पत्र तो कंपलसरी दोनों में से एक करना होगा। और यहाँ पर जो पैराग्राफ है तीनों में से कोई एक करना है, और जब आप इसको कर रहे हो तो इसके हिंट आप यूज़ करोगे। मतलब इस पत्र में, सॉरी, निबंध में इसको आप लोगे तो इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इन चारों के बारे में बता दोगे। उपसंहार में मतलब आप कुल मिला के क्या कहना चाहते हो और आपकी क्या राय है, या समरी, आप मेन बात क्या बताना चाहते हो, तो ये उपसंहार में लिखना होता है। तो इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर स्टूडेंट।